हमारे समाज में शादी के बाद महिला की हत्या होना एक सामान्य बात रही है। मतलब पुरुष की हत्या होने की तुलना में महिला की, ऐसा सामान्य नहीं है लेकिन उसकी तुलना में कैसे सामान्य रही है। इसे यूं समझें कि आप तो भी कम उम्र के हैं, लेकिन जब आप 5-7 साल के रहे होंगे उस समय हम जब 10-15-20 साल के थे, अक्सर सुनते थे कि घर में स्टोव फट गया और बहू की मौत हो गई। स्टोव होता था उस समय, आजकल तो एलपीजी होता है ना, उस समय स्टोव था, मिट्टी का तेल उसमें उसको फूकना पड़ता था, उस पर आग जलती थी, उस पर रोटियां सब्जी बनती थी। स्टोव फटने की खबर रोज हम अखबार पढ़ते थे और हमेशा बहू ही मरी, पति कभी नहीं मरा, सास भी नहीं मरी कभी, ससुर भी नहीं मरा कभी, केवल पति मरते थे। और तब दहेज हत्या के लिए मान लिया गया कि स्टोव को मतलब इस तरह से कर देना कि फट जाए बहू की उपस्थिति में सबसे आसान तरीका था। ये बात 1980s 90s की मैं कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़ गया था। मैंने अपनी आंख से एक ऐसा केस देखा जहां दीपावली पे एक परिवार ने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किया जहां सारे बम रखे हुए थे और उसमें आग लगा दी। बमों से झुलस के वो औरत मरी। उसकी उम्र कितनी थी? 26-27-28 साल के आसपास। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें कोई दामाद इस तरह से मरा हो, क्योंकि हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है। बहुएं मरती हैं, आदि हैं, अभ्यस्त हैं। तो जब ये बहुत हो गया तो सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट क्या बनाना पड़ा? आईपीसी में 498 में संशोधन किया। 498A 498A में लिखा गया कि दहेज के मामले में अगर कोई दिक्कत होगी और अगर पत्नी ने आरोप लगाया है, पति या उसके परिवार पर, जिस पे आरोप लगाया उनकी मतलब नॉन बेलेबल है, अरेस्ट होगा इत्यादि कुछ कंडीशंस हैं। अब जब ये हुआ तो इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। होता कि अगर आप समाज को ठीक से समझे कि मान लीजिए 100 पति पत्नी हैं, हम मान लेते कि 100 में से शायद 10 या 20 को दहेज के मामले में प्रताड़ना, हिंसा या खराब शब्द सुनने पड़ रहे होंगे। उन 20 में से हो सकता है कि 2 या 3 पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आमतौर पर ऐसे अनुपात रहता है, क्योंकि आमतौर पर घर परिवार में समाज मिलकर मामलों को सेटल करता है, पुलिस की नौबत नहीं आती। तो जिनको दिक्कत थी उन 20 में से 2-3 शायद जाएंगे पुलिस के पास, क्योंकि एनसीआरबी वगैरह ये कहते हैं कि लगभग 90% से ऊपर लोग रिपोर्ट नहीं करते। और होता क्या है कि जो 80 लोग जिनके साथ दिक्कत नहीं है, 5 उनमें से भी चले जाएंगे पुलिस के पास कि हमारे साथ दिक्कत है भाई। किसी को अपने पति को या अपनी सास को लपेटना है, ठीक करना है, स्कोर सेटल करना है, तो उसके पास कोई कानून है। अब दुरुपयोग हुआ, ठीक बात, दुरुपयोग ठीक ठाक हुआ है। और इसे कन्विक्शन रेट मेरे ख्याल से 15% से ऊपर नहीं है ऐसे मामलों में। कन्विक्शन अगर 15% है तो समझ लो बहुत कम कन्विक्शन है, इसका मतलब फेक केसेस ज्यादा है। कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैसे पता हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो जजेस हैं अलग अलग अदालतों में हैं, जब इनफॉर्मल बात होती है तो जिनके कोर्ट में केसेस आते हैं, कोई फैमिली कोर्ट मान लीजिए, वो खुद उनके मुंह से कई बार निकलता है कि 50% से ऊपर फेक केसेस आते हैं, ये वाले भी और अटेम्प्ट टू रेप वाले। अटेम्प्ट टू रेप में फेक केसेस की रिपोर्टिंग एनसीआरबी की है 15% के आसपास। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रेप के मामले में 15% जो आरोप हैं फेक हैं। आप किसी जज से मित्र हो, अगर इनफॉर्मल बात होती है उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि संख्या 50 के आसपास उनको लगती है। दोनों बातें सही हैं। पहली बात ये सही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी तब ये सेक्शन बना था, एक्ट बना था। ये भी सही है कि जब एक्ट बना, सेक्शन बना, उसका दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। एक और मामला देखिए, मैरिटल रेप के मामले में भारत में अभी तक कानून नहीं है, जिसका सिंपल मतलब है पति अपनी पत्नी का जितनी बार चाहे जैसे चाहे बलात्कार कर सकता है। ये हमारे कानून में साफ लिखा हुआ है। पहले सेक्शन 375 आईपीसी में, अब सेक्शन 63 है बीएनएस में। उसका एक्सेप्शन नंबर 2 साफ कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल रिलेशनशिप रेप नहीं माना जाएगा। पहले था कि 15 साल से छोटी पत्नी है तो मानेंगे, अब है कि अगर पत्नी 18 साल की है या उससे ऊपर है तो नहीं माना जाएगा। 18 से कम की शादी है या पत्नी की उम्र 18 से कम है तो रेप माना जाएगा, पहले 15 था। अब मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही बदतमीजी के साथ रेप करे बार बार, काइंड ऑफ इतनी वॉयलेंस कर दे तो जीना मुश्किल कर दे। भाई प्रेम अलग चीज होती है और मतलब वहशीपन अलग चीज होती है। कोई वहशीपन के साथ ये काम करने लगे। दुनिया के कम से कम 130-40 देशों में मैरिटल रेप अपराध होता है, भारत में नहीं है। केवल 30 देश में जहां पर नहीं है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब सब देश आते हैं, भारत भी आता है उनमें। अब सवाल है कि उस महिला को केस करना है मैरिटल रेप का, वो आरोपी नहीं है, भारत में अपराधी नहीं है, तो किस में जाएगी? वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाएगी। मतलब वहां भी राहत नहीं मिल रही है, दबाव बनाना है, किसी तरह से जान बचानी है, 498A लगा देगी। इसका मतलब ये नहीं कि 498A लगाने वाले सब लोग इसलिए लगाते हैं, पर अगर आप जेंडर वालों से बात करें, फेमिनिस्ट लोगों से बात करें, उनमें से कुछ क्या कहना है कि क्योंकि बाकी उपाय नहीं है तो फिर वो महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं। होना क्या चाहिए इसमें? एक अच्छे समाज में कोई किसी का शोषण ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, ये होना चाहिए। होना ये चाहिए कि 498A जैसे उसमें जब ज्यादती होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि केवल किसी महिला के किसी रिश्तेदार का नाम लेने भर से गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डांटा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसके रूल्स बनाए, मतलब डायरेक्टिव जारी किए। और आज के दिन में 498A के नाम से कोई अगर महिला आरोप लगाती है, रिश्तेदारों को लाइन से नाम लगा दिया, अरेस्ट नहीं होता है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डीसीपी रैंक का ऑफिसर करता है, एसपी रैंक का ऑफिसर। जब तक डीसीपी या एसपी रैंक का ऑफिसर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके ये ऑथेंटिकेट नहीं करता कि हाँ जेन्युइन रीजन है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस केस की बात आप कर रहे हैं वो केस बहुत ही दर्दनाक है, उस व्यक्ति का वीडियो मैंने भी देखा था। बात मामले कई थे,
एक तो ये था कि पत्नी अलग होना चाह रही है, अब दिक्कत है कि पति पत्नी अलग होना चाहें, ये भी अपने आप में बड़ी समस्या भारत में। मतलब अलग होना चाहिए सामान्य बात है, अलग होने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है, ईजी होना चाहिए, क्यों इतना मुश्किल करना है। आसान तरीका एक ही है, आपसी सहमति से। सहमति का तरीका अगर आपको अदालत के आसपास की दुनिया का अंदाजा हो, अगर कोई पुरुष चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊं, सामान्य स्थिति यह है कि एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बनती है, फैमिली कोर्ट उसमें सपोर्ट भी करती है, वकील सपोर्ट करते हैं। अगर पत्नी का मन अलग होने का नहीं है, दोनों साथ में रहते भी नहीं पति पत्नी की तरह से, एक घर में अलग रहते हैं, रिलेशनशिप है नहीं उन लोगों के बीच में, अलग होने की इच्छा है, अब या तो आप साबित करें कि आपका पार्टनर एडल्टरी कर रहा है, आप कहाँ से साबित करेंगे भाई, और क्यों जासूस बनने की जरूरत है, अगर आप वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं है, या फिर आप साबित करेंगे वायलेंस हुआ आपके साथ, वायलेंस हुआ ही नहीं है, बस सहमति नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इतनी बात है। आप थक जाएंगे लेकिन तलाक मिलेगा नहीं। एक ही रास्ता बचता है अंत में, आपसी सहमति। आपसी सहमति की कंडीशन क्या है, अगर पत्नी की तलाक करने की इच्छा नहीं है तो पत्नी बेचारी शायद नहीं सोच पाएगी, पर पीछे 4 वकील वहां भी आ जाएंगे, सारे मामा फूफा इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या बोलेंगे कि 1 करोड़ दोगे तो बात करेंगे। मध्य वर्गीय परिवारों में तलाक की जो कीमत आजकल है वो 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 70 लाख, ये सुनने में आती है। किसी भी अदालत में जाके देखिए ऐसी बातें चल रही होती है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं वो, उसका आरोप ये है कि मुझसे पहले 1 करोड़ मांगा, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं होने के लिए, केसेस सेटल करने के, क्योंकि बहुत सारे केस लगा दिए हैं। अब केस लगने से साबित नहीं हुआ केस, अरेस्ट शुरू में हुए, अरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि आप अब कोर्ट को आपने प्रॉमिस किया कि मैं आता रहूंगा और जांच में सहयोग दूंगा, तो अरेस्ट की जरूरत नहीं है उसके बाद। पर अगर आपके ऊपर 5 केस लगे हों और देश के अलग अलग हिस्से में लगे हों और हर 15वें 20वें दिन आपको कहीं ना कहीं अदालत में जाना पड़ता हो, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, आप जिस नौकरी में वो नौकरी आपकी शायद नहीं बचेगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की जरूरत यह है कि कानून ऐसे बने जिसमें ना पुरुष का शोषण हो सके ना महिला का हो सके। जैसे मेरा मानना है कि तलाक की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी लेयर्स आ सकती हैं कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन जैसे कुछ चीज़ें उसमें आ जाएं, जो भी तरीका हो, सुप्रीम कोर्ट कहे या संसद कुछ रास्ता बनाए, क्योंकि दो लोग अगर साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो उनकी पूरी जिंदगी खराब क्यों करनी है, उनको एग्जिट का ईजी ऑप्शन दे देना चाहिए। शादी इतनी आसान है भारत में, अलग होना इतना मुश्किल है, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समाज की बात करें तो हिंदू मैरिज में आते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। थोड़ा सा ओपन रिलेशनशिप हो, कंफर्टेबल चीज़ें उसमें हो। और रही बात ये कि महिला दुरुपयोग किया, तो मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि अगर किसी भी केस में ये साबित हो जाए कि झूठी शिकायत थी, तो झूठी शिकायत करने वाले को ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कई लोगों का चैन खत्म किया, कोर्ट का समय खराब किया, दूसरे व्यक्ति उसके परिवार को लगातार पीड़ित किया, तो मजाक थोड़ा है। तो कोर्ट को इस मामले में सख्त होना चाहिए कि अगर ये साबित हो कि शिकायत झूठी है तो झूठी शिकायत करने वाले पर ऐसी सजा हो कि बाकी लोग झूठ बोलने से बचे, बहुत बचे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कुछ केसेस को देख के इतना मत घबराइए कि दुनिया खत्म हो गई है। अभी भी जो केसेस इस तरह के हैं 498 में, कुछ डेटा एकदम एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से वो संख्या मतलब सिंगल डिजिट परसेंटेज में ही है, तो इतना परेशान मत होइए। तो शादी करो, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, डरो मत।